Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel. This is Megha. Today in this video, we are going to talk about biomacromolecules. Okay, तो आज हम biomacromolecules की बात करेंगे. In the first video of this chapter, we had covered lipids, we had covered amino acids. So these two topics are already covered. You can watch that video. Now let us start the macromolecules, right? So in the previous video we had also done that experiment, and what we had done, we had taken the mortar and the pestle, okay, and in that we had put the living tissue. Okay, suppose this is the living tissue, right? Any plant tissue, or it can be any animal tissue. So suppose this is animal tissue, liver, and what we had done, we had crushed it, right? तो हमने इसको क्रश कर दिया, and in the presence of this trichloroacetic acid, okay, CCl3 COOH. This is trichloroacetic acid. We had put this in this, and then we had made the paste. So suppose this is the paste, or we can say it is a slurry, right? So we get this slurry. Now what we have to do, we have to filter this. So we have to take a beaker and a funnel, right? So we had taken a beaker and the funnel, and we had put in this a cheesecloth or a cotton cloth. Okay, so we will filter this now. So we will put this slurry in this, okay, and we get two things. One thing is that which is present in the acid soluble pool, right? So suppose the acid soluble thing will come in this, and this is what we call filtrate. So here we get acid soluble pool, right? This is what we call retentate. Whatever is left over here is the retentate, and this is what we call acid insoluble pool. So this is acid insoluble pool, this is acid soluble pool, जो acid में solve हो गया है, dissolve हो गया है, solve नहीं dissolve, okay, तो वो हमें यहाँ मिल गया. अब हमें क्या देखना है, we have to check, we have to analyze that what is present in this acid soluble pool में हमें क्या क्या मिला, and acid insoluble pool में हमें क्या क्या मिला. तो ये सब बात हम पहले ही कर चुके हैं. यहाँ पे हमें क्या क्या मिला, तो whatever we get over here is the polymers. पॉलीमर्स आप जानते हो, मोनोमर्स की एक लंबी चेन है. मोनोमर्स एक सिंगल यूनिट है. अगर इनको हम जोड़ के एक लंबी चेन बना दें, ठीक है, दे आर होल्डिंग देयर हैंड एंड दे आर मेकिंग अ लॉन्ग चेन, देन वी कैन से दैट दे आर व्हाट, दे आर द पॉलीमर्स. तो मोनोमर्स से ही पॉलीमर्स बने हैं, है ना. मोनोमर्स एक छोटी यूनिट हो गई, सिंगल यूनिट हो गई. जैसे हम बात करें अमाइनो एसिड्स की, अमाइनो एसिड्स क्या है, दे कनेक्ट विद ईच अदर एंड दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन. बहुत लंबी एक चेन बना लेते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट. पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, जो कि हम अभी आगे इसी वीडियो में बात करेंगे. तो पॉलीमर्स आपके कौन कौन है, आपके जो है प्रोटीन्स पॉलीमर्स हैं, ठीक है. देन आपके जो पॉलीसैकेराइड, यानी कि जो सेल्यूलोज हुआ, स्टार्च हुआ, ये पॉलीसैकेराइड्स है, ठीक है. तो ये आपके पॉलीमर्स हैं. देन आपके न्यूक्लिक एसिड्स, जैसे कि आरएनए और डीएनए, दे आर द पॉलीमर्स, राइट. दे आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. और आपका फिल्ट्रेट में आपको क्या मिलेगा, तो भाई प्रोटीन किससे बनी है, अमाइनो एसिड्स मिलेंगे आपको, अमाइनो एसिड से बनी है. पॉलीसैकेराइड्स किससे बनी है, आपके मोनोसैकेराइड से बनी है, जैसे ग्लूकोज हुआ, है ना. अब न्यूक्लिक एसिड्स आर फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, राइट. तो न्यूक्लियोटाइड्स हुआ, न्यूक्लियोसाइड्स हुआ,
ये भी मैं आपको बताऊंगी न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में डिफरेंस क्या है। तो वैसे भी मैंने पहली वीडियो में बता चुके हैं ये। तो न्यूक्लियोटाइड्स हुए, न्यूक्लियोसाइड्स हुए, फिर आपके मिले यहाँ पे आयंस, है ना। आपके यहाँ मिलेंगे आयंस, क्योंकि आयंस का भी जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम होता है। तो वी कैन से जो हमें एसिड सॉल्युबल पूल में मिल रहा है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत कम होगा, क्योंकि वो निकल के आ गया, यहाँ पे जो छोटे छोटे पोर्स थे उसमें से निकल के आ गया, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है कम है। मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होगा, 18 टू 800, 18 टू 800 डाल्टन, ओके। और वी कैन से नॉट मोर देन 1000 डाल्टन, 1000 डाल्टन से ज्यादा नहीं हो सकता। अब ये जो ऊपर मिले हैं रिटेन केट में जो हमें मिला है, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज मोर देन 1000 डाल्टन, 1000 डाल्टन से बहुत ज्यादा है। और इट कैन बी मोर देन 10,000, इट कैन बी मोर देन 10,000 डाल्टन। इज इट क्लियर? तो ये सब चीजें हमें मिली। अब क्या रहता है, आपका रहता है लिपिड्स। तो भाई लिपिड्स कहाँ मिलेंगे, है ना, लिपिड्स भी तो होते हैं हमारी बॉडी में। तो लिपिड्स भाई एक्सेप्शन है, जो कि हमें एसिड्स इनसॉल्युबल पूल में मिलता है। कहाँ मिलता है, एसिड इनसॉल्युबल पूल में। और इसका एक रीजन है। रीजन क्या है कि जो लिपिड्स होते हैं, जैसे आप जानते हो कि हमारी जो सेल की जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी हुई है, बायलिपिड लेयर है ना। तो जब हम इस लिवर को क्रश कर रहे हैं तो भाई इसके जो सेल्स हैं, मेम्ब्रेन होगी ऑब्वियसली, है ना। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये क्रश हो गई है, टूट गई है, राइट। तो जब ये टूट जाती है मेम्ब्रेन, तो ये जो बायलिपिड लेयर है इस तरीके से, ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये बायलिपिड लेयर भाई इस तरीके से नहीं रहेगी, इट कैन नॉट बी स्ट्रेट, इट विल फॉर्म वेसिकल्स, छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, ऐसे वेसिकल्स जैसे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। अब जो वेसिकल्स होते हैं भाई उनका साइज तो हो गया बड़ा, है ना, वेसिकल्स बन गए। ऐसे थे, ऐसे तो निकल के चलो बाहर आ जाते, लेकिन उन्होंने बना लिया वेसिकल्स, राइट। तो वेसिकल्स जब बन गए तो दे कैन नॉट क्रॉस दिस, राइट, दैट्स व्हाई दे रिमेन ऑन द retentive, they remain in the retentive, ठीक है। तो इसलिए वो यहाँ रह, ये वाली बात क्लियर हुई, यहाँ पे रह गए हैं। और दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, भाई तेल तो सॉल्युबल होता नहीं है वाटर में ऑब्वियसली, है ना, तो लिपिड सॉल्युबल नहीं है वाटर में, तो दे रिमेन ऑन द रिटेंटिव, दैट इज व्हाट द रीजन। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत कम होता है, लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, और वो पॉलीमर्स भी नहीं होते, लिपिड्स पॉलीमर्स नहीं होते हैं। हमने बात की थी या तो लिपिड्स फैटी एसिड्स होंगे, या तो लिपिड्स ग्लिसरॉल होंगे, या फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का कॉम्बिनेशन होगा, उनका एस्टेरिफिकेशन हो जाएगा, है ना। तो लिपिड्स क्या है, दे आर नॉट द पॉलीमर्स, उनमें कोई यूनिट जो है रिपीट नहीं हो रही है, तो वी कैन नॉट से दैट दे आर पॉलीमर्स, दे आर नॉट पॉलीमर्स। इज दैट क्लियर? अब जो हमें देखो, हम सेल को क्रश कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो यहाँ पे जो मिल रहा है सॉल्युबल पूल में, और ऊपर जो मिल रहा है इनसॉल्युबल पूल में, एक्चुअली है क्या, एक्चुअली जो एसिड सॉल्युबल पूल में मिल रहा है, सपोज ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये जो पूरा साइटोप्लाज्म का कंटेंट है ना, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, ये एक्चुअली डिसॉल्व हो गया है, इसके जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो डिसॉल्व हो गए हैं, और हमें मिल रहे हैं, और हमें कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, कहाँ पे, एसिड सॉल्युबल पूल में, एक्चुअली द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ओनली, ओके। और जो सेल ऑर्गेनेल्स हुए, सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हुए, और जो सेल के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, वो हमें मिल रहे हैं यहाँ पे ऊपर रिटेंटिव में। तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से कि अगर हम दोनों को मिक्स कर दें, जैसे द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, ठीक है। तो एसिड सॉल्युबल पूल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को, और मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स ये बन रहे हैं आपके एसिड इनसॉल्युबल पूल में, ओके। ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में होते हैं। अगर हम इन दोनों को लें, एसिड सॉल्युबल पूल में जो मिल रहा है और एसिड इनसॉल्युबल पूल में जो मिल रहा है, together they represent the entire chemical composition of the living tissue, okay. So we can say that together they represent what, they represent the chemical composition of the living tissue. तो living tissue की जो chemical composition है, whatever is present in this, right, that is acid insoluble pool or acid soluble pool represent this thing. Now if we see that what is the thing which is present in the we can say the percentage is more, okay. So we will found that the water percentage is 70 to 90% in the living tissue, okay. After that if we talk about the nutrients, तो nutrients में सबसे ज्यादा होते हैं यहाँ पे प्रोटीन, ये तीनों nutrients हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड,
तो सबसे ज्यादा आपके प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स 10 to 15%, देन योर कार्बोहाइड्रेट 3% एंड लिपिड्स 2%. Then if we talk about nucleic acid, then their percentage is quite higher as compared to carbohydrate. It is 5 to 7%. और आयन सबसे कम होते हैं 1% only, right? The water is the most abundant chemical in the living organism, and which nutrient is high? That is the protein, because proteins are the building blocks. They build our body, so protein content is high in our body. So this is clear to you now. So this we have seen the acid insoluble fraction, right? Acid insoluble fraction has 4 types of organic compounds. So we have already talked, PLA3, proteins, polysaccharides, nucleic acid, और exception हमने देख लिया lipids. So these 4 things we will found in the acid insoluble fraction: proteins, nucleic acids, polysaccharides, and the lipids. So these classes of compounds with the exception of lipids. So exception है lipids, जिसका molecular weight होता है कम, 10,000 से कम होता है, और बाकियों का सबसे ज्यादा होता है 1000 से कम होता है लिपिड का वेट, और वी कैन से 800 से भी कम होता है. लेकिन जो बाकी अदर जो हमें मिले हैं उनका जो वेट है 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है. फॉर दिस वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल्स, दैट इज केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, आर ऑफ 2 टाइप्स. तो इसी बेस पे दोनों को दो टाइप में डिवाइड कर दिया है केमिकल कंपाउंड्स को. एक हो गए आपके बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, और दूसरे आपके हो गए बायो मॉलिक्यूल्स, और हम इनको कह सकते हैं माइक्रोमोलिक्यूल. ठीक है, तो इनका जो साइज है उसके बेस पे इनको डिवाइड कर दिया है, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है इनका डिवाइड कर दिया है क्या है. So now we will talk moving further, and we will talk about the proteins. So here it is written that proteins are the polypeptides, right? तो प्रोटीन्स किसकी बनी हुई है? अभी हमने बात की कि अमाइनो एसिड से जुड़ के क्या बनती हैं आपकी प्रोटीन्स बनती हैं. एंड प्रोटीन्स आर द हेटेरोपॉलीमर. They are the heteropolymer because suppose here actually they are the repeating units of amino acid, but amino acids is not same, right? We can say suppose here glycine is attached, here alanine is attached, here glutamic acid is attached, है ना, इधर leucine is attached. So the amino acid sequence is different in this case. amino acid एक सा नहीं लगा हुआ है, glycine glycine नहीं लगा हुआ है, alanine नहीं लगा हुआ है, राइट. यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जो अमाइनो एसिड है इट इज अ हेटेरोपॉलीमर जस्ट बिकॉज different amino acids are attached in the chain, and this chain where many amino acids are attached is what we call polypeptide chain. Poly means many, peptide chain is present. Okay, suppose this is one peptide chain, a small peptide chains are there around 3 to 4 amino acids की, वो जुड़ के एक polypeptide chain को बनाती है. Is it clear? Now you will learn that certain amino acids are essential for our health, and we can say that they have to be supplied through our diet. तो दो तरह के अमाइनो एसिड होते हैं, एक एसेंशियल, दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल. ठीक है. अब नाउ यू थिंक अबाउट कि द अमाइनो एसिड विच आवर बॉडी इज मेकिंग, जो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी खुद बना रही है, क्या वो हमारे लिए एसेंशियल होंगे? जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो हियर देखिए, अभी मैंने बताया कि एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं. एसेंशियल अमाइनो एसिड वी हैव टू टेक इन आवर डाइट. हमें अपनी डाइट से वो लेने पड़ते हैं क्योंकि हमारी बॉडी नहीं बना रही है. ओके, ऑब्वियसली जो हमारी बॉडी बना रही है वो हमारे नॉन एसेंशियल हो गए, कोई जरूरत नहीं है कि बॉडी खुद बना रही है. लेकिन एसेंशियल वो हो गए जो हमें डाइटरी से अपनी डाइट से लेने पड़ते हैं. तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के एक निमोनिक है आई लव ल्यूसीन वेरी much. Okay, please try to help arginine. Okay, so I से आपका हो गया आइसोल्यूसिन,
isoleucine. Okay, leucine, then lysine, then valine, methionine, phenylalanine, then your tryptophan, and then your threonine, then your histidine, and arginine. So these all are the essential amino acids. Now let us talk about non-essential. So non-essential जरूरी नहीं है याद करना, but still if you want you can learn. Almost all girls grow crazy after going to party and shopping. So let us see. Almost से आपका हो गया एलेनिन. जी वाले सारे आप देख सकते हो, जी से जितने भी स्टार्ट हो रहे हैं वो नॉन एसेंशियल हैं. ओके, तो जी से आपका गर्ल्स है, गर्ल्स का ग्लूटामिक एसिड हो गया. ओके, ग्लाइसिन हो गया. फिर आपका जी से ग्लूटामिन हो गया. राइट, नाउ हियर यू हैव टू रिमेंबर टी से आपका टायरोसिन है. टायरोसिन, ओके, बिकॉज टी प्रेजेंट ओवर हियर आल्सो. तो अभी हम बताएंगे टायरोसिन एक्चुअली इट इज अ प्रीकर्सर ऑफ मैनी हार्मोन्स. बहुत सारे हार्मोन्स का ये प्रीकर्सर है. राइट, जैसे आपका थायराइड हार्मोन हुआ, जैसे आपका एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन हुआ, तो इन सबका ये प्रीकर्सर है. तो ऑब्वियसली इट इज अ प्रीकर्सर, सो इट इज फॉर्म्ड इन आवर बॉडी. राइट, क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन्स बना रहा है, तो ये हमारी बॉडी में ही बन रहा होगा. सो दिस इज नॉन एसेंशियल. इज इट क्लियर? नाउ ए से हो गया एस्पर्जिन. सी से हो गया सिस्टीन. TEIN. ओके, ए से हो गया एस्पैटिक एसिड. तो ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पैटिक एसिड बोथ जो एसिडिक आपके अमाइनो एसिड है, उन दोनों नॉन एसेंशियल है. ठीक है, अब पी से आपका हो गया फिनाइलैलानाइन इधर आ गया, तो पी से आपका हो गया प्रोलिन एंड देन सेरीन. Is it clear? So these all are the non-essential amino acids and these are the essential. So essential amino acid we have to take from our diet. Right? So dietary proteins are the source of essential amino acids. Is it clear? Now we know that what is the formula of amino acid? We know that there is a alpha carbon and here one side carboxylic group is attached, other side amino group is attached, then hydrogen, and here R group is attached which is variable. Okay, now on this basis R group के base पे they can be acidic, they can be they can be sulfur containing, alcoholic, है ना, aromatic. So neutral में आपके आ गए वल्गल से मैं याद रखती हूँ वल्गल. ओके, वैलिन, GL आ रहा है तो ग्लाइसिन होगा. ठीक है, AL से एलिनिन. राइट, वल्गल. सल्फर कंटेनिंग हो गया आपका सिस्टीन. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? सिस्टीन में सल्फर है तो ऐसे हम लिख सकते हैं COH होगा ऑब्वियसली. यहाँ पे होगा आपका NH2, ये सब सिमिलर होगा. यहाँ पे होगा H, यहाँ पे होगा CH2, यहाँ पे होगा SH. राइट, सो दिस इज सल्फर कंटेनिंग. देन अल्कोहलिक, जिसमें अल्कोहल होता है तो वो आपका होगा सेरीन. ठीक है, सेरीन इज अल्कोहलिक. एंड एसिडिक में आपके एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड हो गए, ये आपको याद रहेंगे. Right, aspartic acid and your glutamic acid. Now if we talk about basic देखो एसिडिक में COOH ग्रुप ज्यादा होगा. ओके, जैसे कि मैं लिखूं ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मूला तो वो कुछ ऐसे होगा.
ठीक है, तो यहाँ पे COOH ग्रुप और प्रेजेंट होगा, राइट। तो इधर आप देख सकते हो 2 CH2 ग्रुप आ गए, बेसिक में NH2 ग्रुप ज्यादा होगा, राइट, दैट्स व्हाई इट इज अ बेसिक। सो आपके जो बेसिक हैं वो है लिसर्जिक, लिस, लाइसिन, आर्जिनिन, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। ओके, सो लिस अर्गिस ऐसे याद हो सकते हैं, लिस अर्ग हिस, लिस अर्गिस, लिस से लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। एरोमेटिक में आपके हो गए फिनाइल एलिनिन, इसमें आपकी एरोमेटिक चेन, एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है, फिनाइल एलिनिन, ट्रिप्टोफैन and tyrosine. So tyrosine is what? It is the precursor of many hormones. बहुत सारे हार्मोन्स का ये प्रीकर्सर है, जैसे आपका थायराइड हार्मोन, एपिनेफ्रिन जो इमरजेंसी हार्मोन है, उनका ये प्रीकर्सर होता है। So this is very clear now. Now, right. So here we will see that amino acids are they are connected to each other by which bond? Peptide bond. So दो amino acid के बीच में कौन सा bond होता है? Peptide bond होता है. So let us draw the structure of formula of amino acid. Let us write down. So here हो गया NH2, यहाँ पे हो गया आपका R ग्रुप, यहाँ पे फिर से एक और amino acid लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक और लगा देते हैं। देखिए अगर यहाँ पे अगर मेरे को टायरोसिन बनाना है तो आई विल मेक अ एरोमेटिक रिंग, ओके, एरोमेटिक रिंग, और यहाँ पे OH लगा होता है, ये होता है टायरोसिन, राइट, जो कि अभी मैंने बात की थी एरोमेटिक की, तो इसमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होगी, तो दिस इज एरोमेटिक। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू मेक अ बॉन्डिंग इन बिटवीन देम। ये 3 अमाइनो एसिड है मेरे पास, अमाइनो एसिड 1, 2 एंड 3। सो व्हाट हैपेंस इन दिस केस, पेप्टाइड बॉन्ड के केस में डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब हुआ वाटर का रिमूवल, है ना, डिहाइड्रेट हो गया, तो लेट अस रिमूव द वाटर फ्रॉम दिस। सो NH2 को मैं इस तरीके से लिख के मैं एक इसको खोल देती हूँ, राइट, ऐसे लिख देती हूँ मैं NH2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से दो OH ग्रुप हटेगा, यहाँ से H ग्रुप, ठीक है, तो ये H2 यहाँ से रिमूव हो गया। ऐसे इमेजिन कर लिए, यहाँ से भी NH2 ऐसे ही लिखा हुआ है, तो एक H यहाँ से चला जाएगा, ये वाला H मान लीजिए, ठीक है, तो H2 यहाँ से रिमूव हो गया, वाटर रिमूव हो गया। अब ये जो बॉन्ड बना है, दिस इज व्हाट वी कॉल पेप्टाइड, ठीक है, लेट अस राइट डाउन। एक्चुअली ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O ऐसे लिख दूं मैं, C डबल बॉन्ड O, और E H में यहाँ लिख दूं, तो ये जो बॉन्ड है C और N के बीच में, ये है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। सो इन बिटवीन द अमाइनो एसिड्स द पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे कि ये जो होते हैं अमाइनो एसिड्स, दे आर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, ये हमने देख लिया। द लेटर आर दोज व्हिच आर बॉडी कैन मेक व्हाइल वी गेट एसेंशियल अमाइनो एसिड थ्रू अवर डाइट। ये हमने देख लिया कि जो नॉन एसेंशियल होते हैं वो हमारी बॉडी बनाती है, और एसेंशियल हमें डाइट में लेने होते हैं। अब ये जो प्रोटीन्स की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, okay, they are carrying out many function in our body, so we can say they are the
we can say that they transport nutrients across the cell membrane. They fight they fight against infection, यानी कि they are making your antibodies. ओके आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज है वो बना रही हैं क्योंकि वो फाइट कर रहे हैं इन्फेक्शन से. तो बहुत सारी चीजें जो है हमारी बॉडी में वो प्रोटीन्स की बनी होती है, जैसे हार्मोन्स हुए, एंजाइम्स हुए, है ना, एंटीबॉडीज हुई, राइट. एंड दे आर बिल्डिंग योर बॉडी, दे हेल्प इन ग्रोथ, राइट. तो प्रोटीन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. नाउ जब हम प्रोटीन की चेन देखेंगे तो प्रोटीन में क्या होगा, एक तो एन टर्मिनल होगा. यहाँ पे देखो ये ग्रुप फ्री है NH2, यहाँ पे COOH ग्रुप फ्री है. तो ये वाला जो एंड है, एक एंड क्या होगा, ये एन टर्मिनल होगा इसका, और ये वाला जो टर्मिनल है इसे हम बोलेंगे सी टर्मिनल. ओके रिमेंबर दिस. दो एंड हो गए, जहां अमाइनो ग्रुप फ्री है वो एन टर्मिनल, जहां कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है वो हो गया उसका सी टर्मिनल. इज इट क्लियर? अब हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड की वो कौन सी है भाई. एनिमल वर्ल्ड की जो सबसे ज्यादा प्रोटीन है वो है कोलेजन. कोलेजन आपने पढ़ा होगा कनेक्टिव टिश्यूज में, है ना. कनेक्टिव टिश्यूज में आपने देखा होगा कोलेजन फाइबर्स, ये सब जो फाइबर्स हैं, है ना, ये जो फाइबर्स हैं जो फाइब्रोब्लास्ट सेल से बन रहे हैं, दे आर एक्चुअली द प्रोटीन्स. ओके वो प्रोटीन्स है और ये एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिलेगी. और अगर हम होल बायोस्फीयर की बात करें, ये पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है वो कौन सी है, तो वो है आपकी रुबिस्को. ओके रुबिस्को आपने कैल्विन साइकिल में आप पढ़ेंगे कि रुबिस्को जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड द फुल फॉर्म ऑफ रुबिस्को इज राइबुलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. ओके राइबुलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज is the most abundant protein in the whole of the biosphere. Is it clear? अब ये आपके प्रोटीन्स लिखे हुए हैं यहाँ पे और इनके फंक्शंस लिखे हुए हैं. तो कोलेजन क्या है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बना रहा है ना, ये कोलेजन प्रोटीन की बन रही है, ये आपका सेल इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस ही तो बना रही है, मैट्रिक्स ही तो बना रही है ना. ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या है, एंजाइम है. इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन, ये भी प्रोटीन का है ना. एंटीबॉडीज जो बनती है वो हमारे फाइट करती हैं अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन, सो दे आर एक्चुअली प्रोटीन्स. रिसेप्टर्स, बहुत सारे जो सेल के जो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर ऑल्सो प्रोटीन मेड, प्रोटीन के बने हुए होते हैं. सो सेंसरी रिसेप्शन लाइक जो हमारे स्मेल के रिसेप्टर्स हैं, टेस्ट के रिसेप्टर्स हैं, और इवन यहाँ पे सपोज हार्मोन को रिसीव करने वाला ये रिसेप्टर है, ये सब प्रोटीन के ही बने हुए हैं, राइट. फिर इंपॉर्टेंट आपका ग्लूट4, ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में. ग्लूट4 का काम क्या है, ग्लूट4 एक्चुअली एक ट्रांसपोर्टर है ग्लूकोज का, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है. ओके ग्लू फॉर ग्लूकोज, टी फॉर ट्रांसपोर्टर. किसका ट्रांसपोर्टर है, तो ये मेम्ब्रेन में यहाँ पे ट्रांसपोर्टर लगा होगा जो कि ग्लूकोज को सेल के अंदर आने देता है. इट इज द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर एंड इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली. सो हियर यू कैन सी दिस इज अ टेबल व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक साइड आपके प्रोटीन लिखी हुई है, एक साइड उसके फंक्शंस लिखे हुए हैं. अब हम आते हैं पॉलीसेकेराइड के पास. तो प्रोटीन्स कवर हो चुका है. प्रोटीन्स हमने देख लिया कि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स की बनी होती हैं और अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से. पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बन रहा है, वाटर का डिहाइड्रेशन होके, मतलब वाटर निकल जाता है उस केस में, है ना. और प्रोटीन में एन टर्मिनल होता है और एक सी टर्मिनल होता है, राइट. सो दिस इज वी हैव सीन इन प्रोटीन्स. तो प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स. तो आज हम मैक्रोमोलिक्यूल्स ही पढ़ रहे हैं. दूसरा मैक्रोमोलिक्यूल्स हम बात करेंगे वो है आपका पॉलीसेकेराइड्स. ठीक है पॉलीसेकेराइड्स क्या है, दे आर द शुगर्स. सो वी कैन से दे आर द लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, राइट. सपोज एक ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से जुड़ा हुआ है एंड फिर तीसरे ग्लूकोज से जुड़ा हुआ है. In this way, what are they making? They are making a long chain of sugar, and this we what we call polysaccharides. Okay, poly मतलब बहुत सारी, saccharide unit, saccharide मतलब शुगर की यूनिट बहुत सारी लगी हुई हैं, राइट. और इसको हम लिटरली एक कह सकते हैं, ये कॉटन का एक थ्रेड है, कॉटन का धागा देखा है, उस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं. बहुत सारी मोनोसैकेराइड यूनिट, ये मोनोसैकेराइड है, ये मोनोसैकेराइड है, इस तरीके से मोनोसैकेराइड यूनिट मिल के पॉलीसैकेराइड यूनिट को बनाती हैं. चलिए तो ये है आपका कार्बोहाइड्रेट जो कि कार्बन हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है. ठीक है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, राइट. तो इट इज डिवाइडेड इनटू मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड. मोनोसैकेराइड में मतलब आपका एक ही यूनिट है, जैसे आपका हुआ ग्लूकोज, ओके, फ्रक्टोज,
ओके, ऑलिगोसैकेराइड जैसे कि आपका डाइसैकेराइड, दो सैकेराइड यूनिट अटैच है। जैसे डाइसैकेराइड की मैं बात करूं तो इसमें आपके आ गए माल्टोज, सुक्रोज, देन लैक्टोज। ओके, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये क्या है? दे आर द डाइसैकेराइड। यहाँ पे दो सैकेराइड यूनिट जुड़ी हुई हैं। पॉलीसैकेराइड की बात करें तो भाई एक लंबी चेन है। ओके, एक लंबी चेन है। अब इट कैन बी होमोपॉलीमर, राइट, इट कैन बी होमोपॉलीमर और इट कैन बी हेटेरोपॉलीमर। इज इट क्लियर? होमोपॉलीमर में क्या होगा, एक ही यूनिट बार बार रिपीट हो रही है। जैसे ग्लूकोज की यूनिट है तो ग्लूकोज की ही बार बार रिपीट हो रही है। तो दीज फोर आर द होमोपॉलीमर्स। स्टार्च होमोपॉलीमर है किसका? ग्लूकोज का, है ना। और सेलुलोज भी ग्लूकोज का है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज का है, इन्यूलिन फ्रक्टोज का है। ओके, इन्यूलिन किसका है? फ्रक्टोज का पॉलीमर है। और हेट्रोपॉलीमर में आपके आगे पेप्टाइडोग्लाइकेन, जो बैक्टीरियल की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये हेट्रोपॉलीमर है। इसमें आपको ग्लूकोज की जो रिंग है उसके साथ साथ और भी जैसे अमाइनो एसिड जुड़े हुए मिलेंगे आपको, पेप्टाइड वी कैन से पेप्टाइड चेन जुड़ी हुई मिलेगी, अभी हम वो बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक्सोस्केलेटन हुआ है जो इंसेक्ट्स का, वो काइटिन का बना होता है। तो ये सब क्या है? दे आर द पॉलीसैकेराइड बट दे आर हेटेरोपॉलीमर। इज इट क्लियर? होमोपॉलीमर में एक ही यूनिट मिलेगी, यहाँ पे एक से ज्यादा यूनिट आपको देखने को मिलती है। चलिए तो अब हम देख लेते हैं। तो हियर यू कैन सी दिस इज व्हाट वी कॉल ग्लाइकोजन। ओके, देखो पहले मैं जरा बॉन्ड बता देती हूँ। देखो क्या होता है, ये ग्लूकोज है, ठीक है। यहाँ पे एच ओ एच, एच ओ एच, ओ एच एच, एच ओ एच, यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे हो गया H। ठीक है, ऐसे ही मैं एक और ग्लूकोज की यूनिट बना देती हूँ। HOH, HOH, OHH, HOH, CH2OH और H। अब भाई इनको मेरे को जोड़ना है, ठीक है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बॉन्ड का नाम याद रखना है कि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। जहां पे भी आपको ग्लाइको वर्ड मिल जाए तो वो समझ लीजिए शुगर से रिलेटेड है। ओके, इट इज रिलेटेड टू शुगर। तो इन दोनों के बीच में शुगर है भाई, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा दैट इज व्हाट वी कॉल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब ये बॉन्ड भी जो है वाटर के रिमूवल से ही बनता है। तो जरा मैं वाटर को रिमूव कर दूं, H2O। ओके, दो एच निकालने हैं तो दो एच निकाल दो भाई, आज टू हमने हटा दिया। ठीक है, तो अब ये जो बॉन्ड बन गया इन दोनों के बीच में, दिस इज व्हाट वी कॉल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इज इट क्लियर? कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया है। और ये जो बॉन्ड यहाँ पे बना है, देखिए ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये हो गई आपकी सिक्स्थ। यहाँ पे CH2OH लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बॉन्ड जो लग रहा है 1 2 3 4। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो 1 2 3 4, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है फर्स्ट और फोर्थ, देख सकते हैं आप, फर्स्ट और फोर्थ के बीच में बनता है। तो ये वाला जो बॉन्ड है हम इसे कह सकते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। I hope this is clear to you, right? अगर अगर मुझे ये तो भाई एक सीधी यूनिट लगा रही हूँ, अगर मुझे ऊपर इसके ब्रांचेस लगानी है, ओके, जैसे यहाँ पे लग रही है ब्रांच, ये सिक्स्थ पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ से वाटर रिमूव हो चुका है, वाटर का रिमूव हो गया है। अब ये जो बॉन्ड बना है दिस इज व्हाट वी कॉल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब भाई 1 और 6 पोजीशन के बीच में बना है, तो इसे हम कहेंगे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक। Okay, this is what we call alpha 1,6 glycosidic bond. This is what we call alpha 1,4 glycosidic bond. तो जहाँ पे ब्रांचेस होंगी, ये तो एक सीधी चेन दिखाई है मैंने, ये वाली जो है सीधी चेन है। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा 1,4 बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन अगर इसमें ब्रांचेस लगानी है तो अल्फा 1,6 जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, अब जो राइट साइड होती है चेन की वो होता है रिड्यूसिंग एंड, रिड्यूसिंग, राइट साइड वाला रिड्यूसिंग। तो आर से राइट हो गया
आर से रिड्यूसिंग याद रहेगा, और जो लेफ्ट साइड वाला होता है वो होता है नॉन रिड्यूसिंग एंड। ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको देखिए, अभी मैंने बात की थी होमोपॉलीमर्स की। होमोपॉलीमर्स जो कि एक ही यूनिट से बने हुए हैं, जैसे सेलुलोज हुआ आपका, स्टार्च हुआ, ग्लाइकोजन हुआ आपका, इन्यूलिन हुआ। ठीक है, इन्यूलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की यूनिट्स जुड़ जुड़ के इन्यूलिन बनाती हैं। तो देखिए, सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ग्लूकोज है पर अल्फा ग्लूकोज है, यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज है, यहाँ पे भी अल्फा ग्लूकोज है, केवल सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज है। सॉरी। लेकिन सेलुलोज का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसकी शेप क्या है, लीनियर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्लूकोज की यूनिट्स है वो लीनियरली अटैच लगी हुई है, ये देखिए लीनियर। लेकिन आप स्टार्च में देखेंगे तो एमाइलोज का जो स्ट्रक्चर है वो हेलिकल है, इस तरीके से हेलिकल है। बट आप एमाइलोपैक्टिन भी इसमें लगा हुआ होता है। ठीक है, स्टार्च में एमाइलोपैक्टिन भी होता है, एक्चुअली वो भी अल्फा ग्लूकोज का ही पॉलीमर है। तो उसमें क्या होती है, ब्रांचेस होती है, इस तरीके से ब्रांचेस निकली होती है, राइट। सो इट इज मेकिंग हेलिक्स। तो हेलिक्स की वजह से इसमें आपको हेलिक्स बने हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ये आयोडीन को ट्रैप कर लेते हैं। ओके, और स्टार्च प्लस आयोडीन गिव्स यू ब्लूइश कलर, राइट। तो इसीलिए जब हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं उसमें आयोडीन डालते हैं तो हमें ब्लू कलर मिलता है। सेल्यूलोज में वो कलर नहीं मिलता, जस्ट बिकॉज सेल्यूलोज में वो हेलिक्स प्रेजेंट नहीं है, राइट। इसमें आपको हेलिक्स देखने को मिल रहे हैं। इज इट क्लियर? तो यही रीजन है कि यहाँ पे आपको ब्लू कलर देखने को मिलेगा। अब हम बात करें ग्लाइकोजन की, तो ग्लाइकोजन में भी आप देख सकते हो किस तरीके से ब्रांचेस निकली हुई है। ठीक है, तो ये एक सीधी चेन है, फिर इसके ऊपर आप देख सकते हो ये ब्रांचेस निकली हुई है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बताया था मैंने, अल्फा 1,6 होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड बताया था वो अल्फा 1,4 है। लेकिन आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड याद रखना है बस, कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। आई होप दिस क्लियर्स यू। दिस इज द कार्टून विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। तो एक्चुअली ये कार्टून ये जो दिया हुआ है इस तरीके से, ये ब्रांचेस दिखाई हैं। ओके, ये ब्रांचेस हैं, ये तो एक सीधी चेन दिखा दी है और फिर ये ब्रांचेस दिखा दी है। तो अगर आप इसको स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो भाई ये तो सीधी चेन हो गई, और ये जो ऊपर ब्रांचेस जा रही थी वो ये ब्रांच हो गई, ये वाली ब्रांच। दिस इज क्लियर टू यू? सो दिस इज व्हाट इज शोन इन दिस फिगर। So this is the representation of a glycogen. तो ग्लाइकोजन में मैंने बताया ब्रांचेस होती हैं ऑब्वियसली, है ना। और यहाँ पे जो अल्फा 1,6 बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या है इन दोनों के बीच में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये तो हो गए होमोपॉलीमर्स। ठीक है, यानी कि ये एक ही यूनिट से मिलकर बने हुए हैं। अगर हम हेट्रोपॉलीमर्स की बात करें, जो कि अभी मैंने बताया था, पेप्टाइडोग्लाइकिन हुआ, काइटिन हुआ, तो यहाँ पे ये देखिए, ये एक सेल वॉल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अगर मैं बैक्टीरिया ले लूं, बैक्टीरिया के सेल वॉल को विजुलाइज करूं, तो भाई ये किसकी बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकिन। ये किसकी, तो यहाँ पे ग्लाइकेन है यानी कि शुगर है। अब यहाँ पे जो शुगर है वो क्या है, NaM और NaG। क्या है, NaM और NaG, ये रिपीट कर रही है यूनिट्स। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये NaM है तो ये NaG है, फिर NaM है, फिर NaG है। तो NaM क्या है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है। क्या है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। NaG क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिक, ग्लूकोजामिक। ओके, तो ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब इसके साथ साथ आपको पेप्टाइड की चेन भी मिलेगी। ये देखिए छोटी सी चेन दिख रही है आपको, ये 4 अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, ये पेप्टाइड चेन हो गई। एलिनिन, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, एलिन, तो ये छोटी छोटी चेन जो है आपको दिख रही है, ये भी यहाँ पे प्रेजेंट है। और इन दोनों अमीनो एसिड की, वो पेप्टाइड की जो चेन है, ये एक पेप्टाइड की चेन, ये एक पेप्टाइड की चेन, इसके बीच में भी पेप्टाइड की चेन है, वो है पेंटाग्लाइसिन। यानी कि ग्लाइसिन जो है अमीनो एसिड वो 5 बार प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5, देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो बनी होती है। और आपने क्या देखा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है भाई, ग्लूकोज भी है, वी कैन से मतलब कि कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है ना, और पेप्टाइड भी प्रेजेंट है, यानी कि अमीनो एसिड्स भी आ गए यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका हेटेरोपॉलीमर। इज इट क्लियर? सो कार्बोहाइड्रेट इज डिवाइडेड इनटू मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, राइट। मोनोसैकेराइड एक ही यूनिट हो गई, ओलिगो में एक से ज्यादा यूनिट आ गई, और पॉली में तो बहुत सारी यूनिट्स हो गई। ठीक है, मोर देन 20 वी कैन से।
तो ये सब मैंने आपको पूरा बता दिया है, तो आप एक बार रीड कर लीजिएगा, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। तो सेलुलोज में क्या होते हैं, हेलिक्स नहीं होते हैं, सो इट कैन नॉट होल्ड आयोडीन, ये आयोडीन को होल्ड नहीं कर सकते। स्टार्च में मैंने बता दिया हेलिकल होता है, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, तो स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स इन द हेलिकल पोर्शन। द स्टार्च आयोडीन कलर इज ब्लू, ब्लू कलर होता है। इन्युलिन किसका पॉलीमर है, फ्रक्टोज का। ये सब क्लियर हो गया। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि प्लांट की जो सेल वॉल, ये हमें पता है सेलुलोज की बनी होती है। पेपर किसका बना होता है, वो भी पल्प से बना होता है, तो वो भी सेलुलोज हो गया, है ना। तो ये सब सेलुलोज होते हैं। कॉटन फाइबर जो होते हैं वो भी सेलुलोज के ही बने होते हैं। नाउ देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, जो हमने बात करी हेटेरोपॉलीमर्स की, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है ना, और इनमें अमाइनो शुगर्स भी मिल जाएंगे एंड दे आर केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स हम कह सकते हैं। तो एन एसिटाइल गैलेक्टोजाइमिन, एन एसिटाइल ग्लूकोजाइमिन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर है, मॉडिफाइड शुगर है। तो अब एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स हमने पढ़ा है कि वो काइटिन का बना होता है, तो दैट इज आल्सो अ पॉलीसेकेराइड, बट दिस पॉलीसेकेराइड इज अ हेटेरोपॉलीमर। ओके, इट इज अ हेटेरोपॉलीमर। चलिए अब आते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के पास। हमें आरएनए और डीएनए बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सपोज मैं डीएनए की बात कर रही हूं, तो हम लेंगे एक शुगर, पेंटोस शुगर होगी वो, ठीक है। ये शुगर है डीऑक्सी राइबोज, यहां पे एच एच होगा, ठीक है। राइबोज के केस में यहाँ पे OH होता है, लेकिन यहाँ पे डीऑक्सी हो गया है, तो भाई ऑक्सीजन निकल चुकी है। इज इट क्लियर। तो ये तो हो गई हमारी डीऑक्सी राइबोज शुगर, राइट। पेंटो शुगर है 1 2 3 4 और ये हो गया 5th, ये 5 कार्बन की शुगर है, तो इसे हम कहते हैं पेंटो शुगर, राइट। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें नाइट्रोजन बेस ऐड करना है। क्या ऐड करना है, बेस। तो मैं आपको बेस पता है, बेस कौन कौन से है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ठीक है। तो एडेनिन और ग्वानिन तो प्यूरिन्स हैं, और ये तीनों क्या है, ये पायरिमिडिन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 रिंग मिलेंगी, एक 6 कार्बन की मिलेगी, एक 5 कार्बन की मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 रिंग देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको एक ही रिंग देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जो है 1 3 7 और 9th पोजीशन पे क्या मिलेगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको 1 और 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट मिलेगी। इज इट क्लियर। अब मुझे यहाँ पे एडेनिन को ऐड करना है, सपोज इससे मुझे डीऑक्सी राइबोज से एडेनिन जोड़ना है, ठीक है। तो मैं जरा एडेनिन का स्ट्रक्चर बना लेती हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे नाइट्रोजन ऐड कर लेती हूँ, 1 2 3, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट पोजीशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे NH। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी वाटर का रिमूवल हो जाता है। क्या होता है, डिहाइड्रेशन, वाटर का रिमूवल। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। भाई शुगर से बॉन्डिंग हो रही है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया। बेस और शुगर के बीच में क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो मैंने यहाँ पे एक बेस ऐड कर दिया, दिस बेस इज सपोज एडेनिन। अब एडेनिन और शुगर मिलके क्या बनाएगा, इट इज मेकिंग नाउ न्यूक्लियोसाइड। तो जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसमें एक बेस होता है और उसमें एक शुगर होती है। क्या होता है, बेस, नाइट्रोजनस बेस होता है और शुगर होती है। ये बन गया आपका न्यूक्लियोसाइड। अब यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोसाइड है एडेनिन जुड़ा हुआ है, तो इसको मैं बोल दूंगी एडेनोसिन, एडेनोसिन, राइट। ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे सपोज फॉस्फेट ऐड करना है। क्या ऐड करना है, फॉस्फेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉस्फेट ऐड करना चाहती हूँ।
ओके, तो फॉस्फेट ऐड करना है, तो फॉस्फेट इससे बॉन्डिंग बनाएगा, तो वो बॉन्डिंग भी वाटर के रिमूवल से बनेगी। ठीक है, ये मैं अब हटा देती हूँ वाटर को। ठीक है, यहाँ पे ये जो बॉन्ड बन गया, दिस इज व्हाट वी कॉल एस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फेट और शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है एस्टर बॉन्ड। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब भाई इसमें मैंने फॉस्फेट भी लगा दिया है, तो अब ये क्या बन गया, इट इज नाउ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसमें बेस भी है, इसमें शुगर भी है, और इसमें फॉस्फेट भी है। क्या ऐड हो गया, फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं था। समझ में आई बात? तो ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब मुझे क्या बनाना है, इस न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनाना है। तो भाई डीएनए में ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड जुड़ जुड़ के एक लंबी चेन बन जाएगी, और उसे हम कहेंगे पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। क्या बोलेंगे, पॉली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैं जरा इन सबको इरेज कर देती हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे एक और न्यूक्लियोटाइड जोड़ना। क्या करना है, एक और न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है। अब भाई फॉस्फेट, जब सपोज ये मैं यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे ये बेस बना देती हूँ। नाउ आई एम नॉट मेकिंग द स्ट्रक्चर, ये बेस है। सपोज कुछ भी एडेनिन है तो यहाँ पे साइटोसिन समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, CH2 है, और ये सॉरी CH2 है, ये है आपका फॉस्फेट। अब भाई यहाँ पे क्या है, OH है। अब क्या होगा, ये H2O निकल जाएगा। ठीक है, H2O निकल जाएगा, यानी शुगर और फॉस्फेट के बीच में बॉन्डिंग हो गई, H2O निकल गया। चलिए H2O निकाल देते हैं, इरेज कर देते हैं इसको। तो अब क्या हो गया आपका, ये और ये बॉन्ड बन गया। ठीक है, नाउ दिस इज अगेन एस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो जब एक न्यूक्लियोटाइड से आपका फॉस्फेट जुड़ रहा है तो वो एस्टर बॉन्ड है। ओके, तो अब यहाँ पे एक एस्टर बॉन्ड है, यहाँ पे ये दूसरा एस्टर बॉन्ड है। अब इन दोनों बॉन्ड को हम मिला के क्या कहेंगे, वी विल कॉल्ड फॉस्फो डाई एस्टर। दो एस्टर बॉन्ड हो गए, फॉस्फेट से जुड़े हुए हैं भाई, तो फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड हो गया। इस तरीके से हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ते हैं तो फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो आपको यहाँ पे सारे बॉन्ड क्लियर हो गए। अब एक बॉन्ड और रहता है, ये हमें पता है कि A T से पेयर करता है और G C से पेयर करता है। A और T के बीच में डबल बॉन्डिंग होती है, G और C के बीच में तीन बॉन्डिंग होते हैं। ये जो बॉन्ड होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन। तो बेस और बेस के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। बाकी आपको याद रहेगा, शुगर और बेस का जो बॉन्ड है, शुगर और बेस के बीच में जो बॉन्ड है वो ग्लाइकोसिडिक है। और फॉस्फेट और न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड है वो एस्टर बॉन्ड है, और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड है वो है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और बेस के बीच में जो बॉन्ड है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। राइट, तो इस तरीके से हमारे को न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड जोड़ के आप इमेजिन कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ दो और हमें एक लंबी चेन बन जाएगी। ठीक है, अब इस चेन में आप देख सकते हो ये जो पोजीशन है 5 प्राइम पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है, 5 प्राइम। तो भाई एक एंड जो होता है डीएनए का वो फ्री होता है, जिसमें फॉस्फेट फ्री है, तो वो हो गया 5 प्राइम एंड। और दूसरे एंड पे आप क्या देखोगे कि ये हाइड्रोक्सिल फ्री है, OH। यहाँ पे OH लगा होता है ना, तो ये हाइड्रोक्सिल फ्री है। ये कौन सी पोजीशन पे होता है, 1 2 3 प्राइम पोजीशन पे। तो एक साइड उसका 3 प्राइम एंड फ्री होता है। तो एक एंड की पोलैरिटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और दूसरे एंड की जो पोलैरिटी है, दूसरा जो स्ट्रैंड है, उसकी पोलैरिटी अपोजिट होती है, बिकॉज बोथ द स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, है ना, एंटी पैरेलल है। तो इसकी जो पोजीशन वो है पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5। आई होप दिस इज क्लियर। आप देख सकते हो यहाँ पे शुगर जो है उल्टी लगी हुई है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है,
यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, तो भाई जहाँ फॉस्फेट ग्रुप फ्री है वो हो गया 5 प्राइम एंड जहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है वो हो गया उसका 3 प्राइम एंड। सो दिस इज व्हाट वी कॉल न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड को बनाने वाले कौन है? न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, ओके, एंड दे आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके भाई, इसमें आपको देखा कि नाइट्रोजनस बेसिस भी प्रेजेंट है ना? क्या क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है जो कि एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन हुए, है ना? फिर आपका इसमें पेंटोस शुगर भी प्रेजेंट है, और अगर न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो भाई फॉस्फेट भी लग जाता है, राइट? सो न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सीराइबोस, जिसमें डीऑक्सीराइबोस प्रेजेंट है उसको बोलेंगे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए बोलेंगे, और जिसमें राइबोस शुगर प्रेजेंट है उसको बोलेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैंने बता दिया राइबोस में क्या होगा, राइबोस में यहाँ पे ये होगा OH ग्रुप, ठीक है, और उसमें इसमें डीऑक्सीराइबोस में ही ऑक्सीजन हट जाता है तो यहाँ पे H ग्रुप रहता है केवल, ठीक है, ये वाली बात हुई थी। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर है वो कौन कौन से हैं। तो भाई एक सिंगल ऐसे आप चेन बना दो अमाइनो एसिड्स की, ये एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है ना? मैंने बात की थी एन टर्मिनल अमाइनो ग्रुप फ्री, सी टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री। तो एक सीधी चेन बना दो तो ये हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर, ओके, ये हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर अगर हम देखें इसका तो इसको हम फोल्ड कर देते हैं, हेलिक्स बना देते हैं इसका, ओके, ये राइट हैंडेड है, ओके, नॉट लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड होगा। डीएनए में आपको लेफ्ट हैंडेड मिलेगा, कुछ डीएनए होते हैं जो लेफ्ट हैंडेड रोटेट कर रहे हैं, ये राइट हैंडेड है, राइट? और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बीटा प्लेटेड शीट्स, इस तरीके से शीट्स भी बन सकती हैं। तो ये हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसको हम जैसे ऊन होती है, ऊन का गोला, तो हम इसको ऐसे ही ऊन के गोले की तरह लपेट दें, दिस इज व्हाट वी कॉल टर्शियरी स्ट्रक्चर। और सपोज इसका ये एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है, ठीक है, यहाँ से ये घुमा, फिर ये यहाँ पे आया, ये एरो में बना दे रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्लियर हो गया। प्राइमरी स्ट्रक्चर सीधी एक चेन है पेप्टाइड की, पॉलीपेप्टाइड की, और में सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो हेलिक्स बना रहा है या बीटा प्लेटेड शीट्स होती है, ये शीट्स के फॉर्म में है। और ये ऊन का गोला, जैसे ऊन लपेट देते हो आप कहीं से भी कुछ भी, तो वो हो गया आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये टर्शियरी स्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ये एंजाइम की तरह काम करते हैं क्योंकि इनमें एक्टिव साइट्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी, सपोज यहाँ पे ये एक्टिव साइट है, तो यहाँ पे कोई भी सबस्ट्रेट हमारा आके यहाँ से जुड़ जाएगा और वो प्रोडक्ट में टूट जाएगा। तो इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है टर्शियरी स्ट्रक्चर की। अब हम आते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में जैसे ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है, इट कंटेन्स like your tertiary structure, it can also hold this secondary structure। और मतलब इसमें आपको क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेंगी, ओके, एक चेन नहीं होगी, कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। जैसे आपने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा है, ये है हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में आप दो तो अल्फा चेन देखोगे, ये और ये ग्रीन वाली अल्फा ग्लोबिन चेन है और ये बीटा ग्लोबिन चेन है, ठीक है, ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 चार पॉलीपेप्टाइड चेन है, right? More than one polypeptide chain are present and they can be in tertiary form, they can be in secondary form, any form, okay? तो हो सकता है ये वाली फॉर्म टर्शियरी फॉर्म हो और ये वाली फॉर्म जो है सेकेंडरी फॉर्म हो, इट कैन पॉसिबल। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये हो गया क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हीम रिंग प्रेजेंट है चारों एंड्स पे, ठीक है। तो ये वाली बात क्लियर हो गई। अब हम बात करें कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहेंगे, उनके लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। द स्ट्रक्चर इनवेरिएबली रिफर्स टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो वो क्या कहेंगे, NaCl, MgCl2, ये इनके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं, राइट। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट की, ऑर्गेनिक केमिस्ट ऑलवेज राइट अ 2-डायमेंशनल व्यू ऑफ मॉलिक्यूल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट जो होते हैं वो 2D व्यू बताएंगे किसी भी मॉलिक्यूल का, जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर बता देंगे इस तरीके से,
2 डायमेंशनल व्यू बताएंगे, और जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो 3 डायमेंशनल व्यू में घुस जाते हैं, वो 3 डायमेंशनल व्यू बताते हैं मॉलिक्यूल्स का। लेकिन जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट ने प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया है वो 4 लेवल पर डिस्क्राइब किया है। Okay, the sequence of amino acid, that is the positional information in a protein, which is first amino acid, which is second, and so on, is called the primary structure. ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है कि पहला अमीनो एसिड कौन सा लगा है, दूसरा कौन सा लगा है, इस तरीके से एक चेन बन रही है, एक लाइन बन रही है, उसको बोल दिया प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिर जो है हेलिक्स के शेप में है, या आप ये देख सकते हैं अल्फा हेलिक्स, ये बीटा प्लेटेड शीट, तो ये शीट्स के फॉर्म में है, तो ये हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर ये हो गया टर्शियरी स्ट्रक्चर, इसमें आप देख सकते हो हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी आ गए हैं, है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिख रही है और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी आपको देखने को मिल रहा है। So this is tertiary structure, and this is the quaternary structure where many polypeptide chain are there, right? तो आपने देखा बायोलॉजिस्ट ने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को 4 लेवल पे डिफाइन किया है ना, तो यही एक लिखा हुआ इस पैराग्राफ में, ये मैंने बता दिया। फर्स्ट अमाइनो एसिड इज आल्सो कॉल्ड एज एन टर्मिनल, ओके, एन टर्मिनल अमाइनो एसिड। द लास्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड सी टर्मिनल, ठीक है। तो जो पहला अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसका एन टर्मिनल फ्री है, तो उसको कह देंगे एन टर्मिनल अमाइनो एसिड, और लास्ट में जो अमाइनो एसिड लगा होगा उसका सी टर्मिनल फ्री होगा, इसलिए हम उसको बोल देंगे सी टर्मिनल अमाइनो एसिड्स। इज इट क्लियर? अब अगर इसको हम थ्रेड इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, अगर वो थ्रेड जो है ये तो सीधी चेन है, इस सी चेन को मैं फोल्ड कर दूं तो ये हेलिक्स बना रहा है, okay, or this is only right-handed helix. Remember this is only right-handed helix, and this structure is what we call secondary structure, ठीक है। tertiary structure जो मैंने बात करी is absolutely necessary for many biological activities, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए टर्शियरी स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस है। वो एंजाइम की तरह काम करेगा, सबस्ट्रेट को तोड़ेगा, प्रोडक्ट्स नहीं, है ना। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है, एक हॉलो वुलन बॉल की तरह ये स्ट्रक्चर होता है, गिविंग राइज टू अ टर्शियरी स्ट्रक्चर। एक वुलन बॉल है, ऐसे लपेटी हुई है, हम ऊन लपेटते हैं जैसे, वैसे ही यहाँ पे अमाइनो एसिड लपटे हुए हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल टर्शियरी स्ट्रक्चर। एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हमने बात कर ली, कि जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हीमोग्लोबिन में 2 सब यूनिट्स ऑफ अल्फा टाइप्स होती हैं, 2 सब यूनिट बीटा टाइप्स होती हैं, जो कि हीमोग्लोबिन को बना रही हैं। तो यहाँ पे कई सारी आपको पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिलती हैं। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द कार्टून व्हिच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। तो ये तो हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एंड ये हो गया टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये टर्शियरी हो गया, ये हो गया सेकेंडरी। बॉन्ड लिंक हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो नो नीड टू गो अगेन इन दिस। पेप्टाइड बॉन्ड वी हैड टॉक्ड ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड डिहाइड्रेशन से बनता है, ये भी डिहाइड्रेशन से बनता है। फिर आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हमने बात कर लिया, तो बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर इज द एस्टर बॉन्ड, ओके। एज देयर इज वन सच एस्टर बॉन्ड ऑन ईदर साइड, दोनों साइड में होता है, तो उसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी बैकबोन किसकी बनी होती है? बैकबोन आप इजीली बता सकते हो इस फिगर में देख के, कि शुगर है और क्या है, फॉस्फेट है, शुगर है फिर फॉस्फेट है। तो ये जो बैकबोन बन रही है डीएनए की, वो शुगर फॉस्फेट से जुड़ के बनी हुई है। तो ये जो बैकबोन है शुगर फॉस्फेट से जुड़ के बनी हुई है, और बीच में आपके क्या है, यहाँ पे आपके बेसेस हैं, नाइट्रोजनस बेसेस। A pairs with T, या फिर हम कह सकते हैं T pairs with A with 2 hydrogen bond, and G pairs with C, या फिर C pairs with G with 3 hydrogen bond, right? अब हम हेलिक्स जो बनाता है डीएनए का, जो हेलिक्स है, अगर हम एक हेलिक्स की बात करें, ठीक है, अगर हम एक हेलिक्स करते हैं, सपोज ये है, यहां से लेके यहाँ तक, ठीक है, एक हेलिक्स है, तो एक हेलिक्स में आपके कितने नाइट्रोजनस बेस आते हैं? जनरली 10। कितने आते हैं? 10 नाइट्रोजनस बेस आते हैं एक हेलिक्स के अंदर। तो एक हेलिक्स की जो लेंथ है दैट इज 3.4 नैनोमीटर, और भी कैसे 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम। और दो बेसिस के बीच में, ये दो बेसिस के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 0.34 नैनोमीटर, या फिर हम कह सकते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, समझ में आई बात। और आप इमेजिन करिए सीढ़ियां जो होती है ना, इस तरीके से घूमी घूमी जो लगी होती है किसी किसी घर में,
तो एक स्टेप से दूसरी स्टेप पर चढ़ रहे हो, जैसे एक स्टेप ये थोड़ी सी मुड़ गई है तो वो जो एंगल बन रहा है एक स्टेप से दूसरी स्टेप पर चढ़ने के लिए, वो एंगल जो है 36 डिग्री का है। कितने का है? 36 डिग्री का है। ठीक है, सो एट ईच स्टेप ऑफ एसिड द स्ट्रैंड टर्न्स 36 डिग्री। वन फुल टर्न ऑफ हेलिकल स्ट्रैंड वुड इन्वॉल्व 10 स्टेप और 10 बेस पेयर। एक पूरा जो टर्न है उसमें क्या है, 10 बेस पेयर आते हैं। और जो आपको क्या कहते हैं, जो ये आपको डीएनए दिख रहा है, दिस इज द पी डीएनए। ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल बी डीएनए। और बी डीएनए के अलावा और भी डीएनए होते हैं, डजन्स ऑफ डीएनए आर देयर, ए डीएनए और सी डीएनए, जेड डीएनए, मेनी अदर डीएनए आर आल्सो प्रेजेंट, बट द मोस्ट कॉमन व्हिच वी स्टडी इज द बी डीएनए। सो और डिटेल में पढ़ना है तो आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस देख लीजिए इसके लिए, in which we had talked in detail about the DNA. So this is all about for today. Thank you for watching this lecture. I hope you are liking my videos, and please do share with your friends and also hit the bell icon so you will get the update on a daily basis. Okay guys, so good luck.